हेलो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट व्यूज वेलकम ऑल ऑफ यू हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। फ्रेंड्स आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड। ये ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक पेपर हम बीए सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं सेक के तौर पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन और रसद प्रबंधन। इससे पहले हमने 2 यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं हमारे चैनल में, तो आप उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि उनको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस दिए गए मेल आईडी पे, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। और हमारा एक पेज है ई टीचर फेसबुक पे, उसको भी आपने लाइक करना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। डियर स्टूडेंट, इस थर्ड यूनिट का सिलेबस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है कि लॉजिस्टिक क्या है, और उसके बाद लॉजिस्टिक के प्रिंसिपल या फॉर्म्स क्या है, फिर लॉजिस्टिक को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये पढ़ेंगे। उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है या मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसमें है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हैं, जिसमें 3 टेक्निक्स हमने पढ़नी है। एक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद एबीसी, और उसके बाद है बीईटी एनालिसिस। फिर मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, पैकेज कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको वेयर हाउस में कैसे रखना है, उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए और सिक्योरिटी किस प्रकार से होनी चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है इसमें लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप पढ़ते हैं इसके पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कि लॉजिस्टिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद लॉजिस्टिक को किस प्रकार से मैनेज करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब 2 से अधिक लोग मिलते हैं और वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को, किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कलेक्टिव एफर्ट्स देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जब विभिन्न विभिन्न टास्क या रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाता है तो एक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, जिसमें 2 प्रकार की लोगों के या 2 प्रकार के संसाधनों की जरूरत पड़ती है। एक होती है मैन, दूसरा होता है मटेरियल रिसोर्सेज। तो मैन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जिसको किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। जैसे कि अगर डिफेंस है तो डिफेंस ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए तो फिर मेडिकल स्टाफ चाहिए, अगर एजुकेशन में चाहिए तो टीचर वगैरह या एजुकेशन से रिलेटेड स्टाफ आपको चाहिए। अब इस ह्यूमन रिसोर्स के साथ इसको अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को देने के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। मटेरियल रिसोर्स फिर मैं डिपेंड करता है कि डिफेंस है तो डिफेंस में आपको हथियार वगैरह चाहिए, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए उस ह्यूमन को। अगर मेडिकल की बात करें तो डॉक्टर के पास या नर्स के पास या फार्मासिस्ट के पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती वो चीज़ें चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे बुक्स या वो किस प्रकार से पढ़ाने के जो लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं, वो उन सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत चाहिए होती है। तो इन सभी मटेरियल रिसोर्सेज को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को ज़रूरत पड़ती है अपनी सर्विसेज को देने के लिए, तो उनको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है? तो लॉजिस्टिक जो है हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि जिस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होगी उस प्रकार के लॉजिस्टिक या मटेरियल रिसोर्सेज उसको चाहिए होता है। डिफेंस है तो डिफेंस प्रकार का, मेडिकल है तो मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन है तो एजुकेशन प्रकार का। लेकिन इस पूरे लॉजिस्टिक को जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस लॉजिस्टिक उस रसद की जरूरत होती है तो वो रसद वहीं नहीं बनता। अगर एजुकेशन की बात करें, बुक्स, टेबल, कंप्यूटर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे लाए जाते हैं जहां पे उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है या जहां पे उनकी प्रोडक्शन होती है, इन गुड्स एंड सर्विसेज की जहां पे प्रोडक्शन होती है। तो उस जगह से जहां से उनको बनाया जाता है वहां से जब उनको फ्लो किया जाता है और ऐसे जगह पे लाया जाता है जहां पे उनको एग्जीक्यूट करना है, जहां पे उनको उपयोग में लाना है। तो इस पूरे प्रोसेस को जहां पे प्रोडक्शन की जाती है किसी मटेरियल रिसोर्सेज को, और उस मटेरियल रिसोर्सेज को वहां से लाने के बाद कंजप्शन पॉइंट पे जहां पे उसका उपयोग है उस पॉइंट तक लाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया की जाती है, जो टोटल एक्टिविटीज यूटिलाइज की जाती है, जैसे कि किस प्रकार से आपने कौन सा रिसोर्स चाहिए, प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, मतलब कहाँ से खरीदना है, प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे करना है, उसको पैकेज कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है, कस्टमर को किस प्रकार से मिलेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है किसी रसद को, किसी
चीज़ को बनाने से लेकर पहुँचाने में, उपयोग करने में, उस पूरे एक्टिविटीज़ को, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे मैनेजमेंट को बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो आप अभी तक समझ चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकेले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता है, अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है, जब तक कि उसके साथ या उसके पास अच्छी लॉजिस्टिक या अच्छी मटेरियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो मटेरियल रिसोर्सेज या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम है किसी भी आज के टाइम के ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉजिस्टिक को सही से मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, सही से उनको मैनेज नहीं किया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही से अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगी और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी। तो अब टाइप्स की बात करते हैं कि मैंने जैसे बताया कि अलग-अलग लॉजिस्टिक हो सकता है और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेकिन कुछ जनरल तरीके के लॉजिस्टिक जो या रसद या जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, वो इस प्रकार से। देखो रॉ मटेरियल जब आपने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी चीज़ को बनाना है, कंप्यूटर को बनाना है, बुक को बनाना है, तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो टाइप्स में हम यहाँ पे पहला टाइप बताएँगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिससे एक चीज़ जो तैयार होके जो उपयोग करने के लिए बनेगी। दूसरा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप फ्यूल एंड लुब्रिकेंट कोई मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए जिससे कोई बुक्स बनेंगे, तो बुक्स बनाने के लिए भी जो मशीन है, उसके लिए भी कुछ फ्यूल होगा, कुछ ईंधन होगा, कुछ लुब्रिकेंट होगा, कुछ ऐसा तेल होगा जिससे वो चलेगी। उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉजिस्टिक की जरूरत हो सकती है, स्पेयर पार्ट्स का कहने का था कि जैसे हमारे पास हमने कंप्यूटर लाया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अब उसके स्पेयर पार्ट हो सकते हैं, टाइपराइटर, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक टाइप अलग स्पेयर पार्ट्स के टाइप में मानेंगे हम। उसके बाद मेंटेनेंस आइटम्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी चीज है एक बार आप लाते हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो खराब हो जाती है, उसमें नई चीजें डालनी पड़ती है, पुरानी चीजों को चेंज करके नई चीजों को डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस आइटम। तो ये भी इसका एक प्रकार समझेंगे। उसके बाद कंज्यूमर आइटम्स का मतलब ऐसी चीजें जो उपभोक्ता को आप देंगे, जो मतलब बनाने के बाद जो सीधे कंज्यूमर ले जाएगा और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करके वो चीज़ वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल। सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल जैसे कई बार जो किसी फैक्ट्री में कोई मटेरियल बनता है, कहने का था कि जैसे कि खाने वाली चीज़ें, जैसे कि अगर आपने पहले रॉ मटेरियल मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए पहले प्रोडक्शन की किसी हाउस में वो बनी, लेकिन अभी फुली कंज्यूमेबल नहीं है, उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते। फुली कंज्यूमेबल या फुली प्रोसेस कब होगी, जब वो मैगी का पैकेट जब आप दुकान में आएगा, दुकान के बाद जब वो घर में पहुंचेगा, जब उसको आप बना लेते हो, पका लेते हो, तो तब वो कंज्यूमेबल है। इसी प्रकार से कुछ चीजें हम सेमी प्रोसेस में रखें ताकि वो असली जो मेन या फाइनल उसका प्रोसेस कब होगा, जब वो जहां पे उपयोग करने के लिए पहुंचेगी। नेक्स्ट कैटेगरी या टाइप्स बोलेंगे फिनिश गुड्स। अब मैंने बोला कि रॉ मटेरियल जब होता है, कच्चा माल अभी कुछ भी नहीं है, उसका सबसे निचले स्तर पे है, उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में जाएगा, फिर सेमी प्रोसेस्ड होगा। सेमी प्रोसेस मतलब आधा उपयोग के लिए, अभी आगे उसका काम हो आगे आगे होगा। फिर कुछ चीजें होती है जो फिनिश गुड मतलब जैसे कई बार आपने, मैं बताऊंगा उदाहरण की, जैसे कंप्यूटर का एक पार्ट पहले कहीं बना, फिर दूसरी जगह बना, फिर उसके बाद एक जगह पहुंचा जहां पे वो सारी चीजें असेंबल होके फाइनली कंप्यूटर तैयार हुआ। तो फाइनली कंप्यूटर तैयार जब वो पूरी उपयोग करने के स्थिति में होता है, तो वो फिनिश गुड है, मतलब तैयार गुड है, तैयार स्टॉक है। उसके बाद नेक्स्ट है मशीन एंड टूल्स। तो विभिन्न प्रकार की मशीन्स, उनके टूल्स, उपकरण जो हमें जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में अगर हथियार से रिलेटेड अलग अलग मशीन्स होती है, हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे कोई भी विभिन्न प्रकार के मेडिकल टूल्स की जरूरत होती है, मशीन्स की जरूरत होती है, चाहे एक्सरे की बात करें, ईसीजी की बात करें, किसी प्रकार का हमने टेस्ट लेना है तो उसके लिए मशीन और टूल्स जरूरत होती है। तो ये टाइप्स बिल्कुल अलग है, डाइवर्स है, विभिन्न प्रकार से है। इसको एक में लाना बहुत मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स हैं लॉजिस्टिक के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि लॉजिस्टिक के फंक्शंस या प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं या प्रिंसिपल जिनको हमने ध्यान में रखना है। पहला है, अगर आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं, जिस प्रकार का लॉजिस्टिक आपको चाहिए, रसद चाहिए, उसका प्रोडक्शन डिजाइन कैसा होना चाहिए। मतलब तैयार चीजें जैसे मैगी होती है या कॉपी होगी या पेन होगा, उसका प्रोडक्शन डिजाइन कैसा होगा, किस प्रकार से वो काम करेगा, या किस प्रकार से वो उसका डिजाइन या फॉर्मेट कैसे होगा, तो इसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलेंगे। प्लांट लोकेशन का मतलब है जहाँ पे कोई फैक्ट्री, जहाँ पे वो प्लांट जिसकी जो वस्तु बननी है वो किस जगह पे बनानी चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा। ये एक प्रिंसिपल है या फंक्शन भी है कि किस प्रकार से, अगर सही प्रकार से आपका प्लांट लोकेट नहीं होगा, सही जगह पे लोकेट नहीं होगा, तो सही प्रकार की जो आपका लॉजिस्टिक उसको बना नहीं पाएगा। उसके बाद है चॉइस मार्केट
और या रिसोर्सेज, कहने का अर्थ है कि आपको क्या चीज़ मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि क्या चीज़ है जो डिमांड में है, जो चीज़ आपकी डिमांड में है, जो मार्केट में डिमांड में, वही चीज़ आपने बनानी है ताकि वो चीज़ आगे बिके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क डिज़ाइन। तो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी बनती है, बहुत सारी प्रोडक्शन होती है ऐसे प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो सही प्रकार से लोगों को नहीं पहुंच पाती, और इसलिए क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन सही नहीं होता है, डीलर कॉन्टैक्ट सही नहीं होता, या नेटवर्क इस प्रकार से नहीं बनाया गया होता कि लोगों तक उनकी अवेयरनेस सही नहीं पहुंच पाती है। तो कोई चीज़ जब अवेयर ही नहीं होती है, वो जब बिक नहीं पाती है, तो वो चीज़ वहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो लॉजिस्टिक में महत्वपूर्ण है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिज़ाइन कैसा है, नेटवर्क कैसा है। उसके बाद लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, ये मैटर करता है कि जैसे जहां पे आपकी दुकान है, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां से जहां पे आप कंज्यूमर को पहुंचाना, उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, या इस प्रकार से होना चाहिए वो आपका वेयर हाउस या जहां पे आपने वो सामान रखा हुआ है, ताकि लोगों को आसानी से वहां पे जब वो जरूरत हो तो लोगों के लिए आप ले जा सको। तो जब अगर आप लॉजिस्टिक का वेयर हाउस, आपने सामान एक दुकान या खोली, और आपका जो लॉजिस्टिक का वेयर हाउस है जहाँ पे आपने पूरा गोदाम में माल रखा हुआ, आपने 100 किलोमीटर दूर रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, और जब आपको ग्राहक को आपको सामान देना है तो आप उसको नहीं दे पाएंगे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ डिसीजंस, मतलब आपने निर्णय किस प्रकार से लेना है किसी डिसीजन, लॉजिस्टिक को अगर बेचना है, रखना है, कितना लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार आप बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक, बहुत ज्यादा रसद एक बारी में मंगा लेते हो, जो कि आपको लगता है कि महीने भर में या साल में भी नहीं बिकता है। तो आपने उस प्रकार से लॉजिस्टिक को मैनेज करके रहना जितना आपकी जरूरत हो, जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में लगने वाला है। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब फ्यूचर में आप किस प्रकार से प्लान करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, और कितना आपको जरूरत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी आपकी जरूरत है, इस प्रिंसिपल को हमने याद रखना पड़ता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉकिंग लेवल्स, मतलब कहना क्या था कि आपका पास जो सामान है उसका स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना आप एक हफ्ते में खर्च करोगे, कितने एक महीने में खर्च करोगे, और एक बारी जब आप लाओगे तो उसका खर्च कितना आएगा। ऐसा नहीं कि आपने 10-10 आइटम लाते जा रहे हो, और 10 आइटम का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा ही है, चार्जेस उससे ज्यादा लग रहा है। तो कहने का था आपने सामान इतना क्यों नहीं, अगर आपको पता है कि एक हफ्ते में 100 आइटम्स लग रही है, तो एक हफ्ते में एक ही बारी आप 100 आइटम मंगा लो, ताकि उसका जो इन्वेंट्री कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो कम हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट वही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट का मोड कौन सा है। अब आपने अलग अलग मोड, अगर आपकी चीज इतनी सस्ती है जो ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट से हो सकती है, तो उसको आप अगर हवाई जहाज से या किसी एयरवेज से लोगे तो उसका खर्चा ज्यादा होगा। तो आपने ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है, आपने उसको चूज करना। पैकेजिंग किस प्रकार से होगी ये मैटर करता है। आपने देखा होगा जितनी महंगी चीज होती है उसकी पैकेजिंग भी उतनी महंगी होती है, सस्ती चीज की पैकेजिंग उतनी सस्ती होती है। लेकिन आप एक सस्ती चीज की पैकेजिंग इतनी महंगी कर दो कि जितनी उसकी कॉस्ट नहीं उससे ज्यादा पैकेजिंग कॉस्ट हो जाए, तो वो आपको ज्यादा आपको खर्चा डालेगी, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल हैंडलिंग का जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह से बिकती है या गोदाम से वहां आती है, वहां पे कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार से आप हैंडल कर रहे हैं, मशीनों द्वारा हैंडल कर रहे हैं या इंसानों द्वारा वो चीज ले जा रही है या आ रही है आपके पास, तो वो मटेरियल हैंडलिंग होता है, वो आपने ध्यान में रखना होता है। उसके बाद वेयर हाउस ऑपरेशन, देखो बहुत बड़े गोदाम होते हैं, और वेयर हाउस में, गोदामों में किस प्रकार से सामान को रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, और बाहर कैसे ले जाना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है जिनको हमने ध्यान रखना होता है, जिनको बोलते हैं वेयर हाउस ऑपरेशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स, या बोल सकते हैं एक्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो किसी भी वस्तु को बनाने से लेकर उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक के 3 प्रकार के मैं यहाँ पे एक्टर्स मैं मानता हूँ कि जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला है किसी भी वस्तु को बनाने वाला, शिपर्स या प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, जो प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज को, किसी सर्विस को, ठीक है। उसके बाद जब कोई चीज बन जाती है, कोई भी मटेरियल या रसद बन जाता है, तो उसको सप्लाई करने की जरूरत होती है। तो बोल सकते हैं कि सप्लायर जो है एक वर्क करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है, किसी चीज को पहुंचाने में के लिए। तो जो सप्लायर और विभिन्न प्रकार के मोड्स या मेथड यूज करते हैं किसी चीज को पहुंचाने के लिए, जैसे कि रेल, रोड, वाटर, एयर, पाइपलाइन या रोप पे प्रयोग कर सकता है किसी सामान को लाने में या ले जाने में। तो जैसा आपने देखा होगा टर्मिनल ऑपरेटर्स, मतलब जब पोर्ट्स में, जहाँ पे बंदरगाह या समुद्री इलाके में जब सामान एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाया जाता है, तो यहाँ पे ये सप्लायर वर्क करते हैं। वेयर हाउस प्रोवाइडर्स, कहने का था कि कई बार सामान गोदाम को प्रोवाइड करते हैं, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक लिया जाता है सामान। फ्राइट फॉरवर्डर्स का कहने का था कि जैसे रेलवे के थ्रू कोई भी माल, गाड़ी बोल सकते हैं कि एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी तक उसको लाया जाता है, और वहां से आगे फिर दोबारा किसी और गाड़ी में फॉरवर्ड किया जाता है।
है। तो ये 2 प्रकार के एक्टर यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर का एक्टर इन्वॉल्व होता है वो है गवर्नमेंट। देखो देश के अंदर जहाँ पे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट के फॉर्म है, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस करती है, वो चीज़ों को रेगुलेट करती है ताकि कंज्यूमर को सही प्रकार की सर्विस मिल सके, सही कॉस्ट पे मिल सके। उसके लिए वो कोई भी जब कोई सर्विस या कोई लॉजिस्टिक बन रहा होता है तो उसके लिए उनको परमिशन या लाइसेंस बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर उसको लेने की जरूरत होती है, और विभिन्न तरीके से जो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे हमने देखा होगा कि सेंट्रल सेल टैक्स या लोकल टैक्स लगते हैं किसी भी सामान को, जब वो बनता है, वो बनने के बाद वो बिकता है, ताकि उस वहाँ से गवर्नमेंट के लिए विभिन्न प्रकार का जो रेवेन्यू हो जनरेट हो सके। कंसाइनमेंट टैक्स होता है, विभिन्न प्रकार की जो कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ जब ट्रांसपोर्ट होती है तो उस पे अलग से टैक्स लगता है। एक्साइज ड्यूटीज मतलब जब अगर इंटर स्टेट या बाहर से कोई भी सामान आता है तो उस पे जब शुल्क लगता है या टैक्स लगता है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। तो कहाँ पे किस स्टेट में या किस तरीके से कोई वस्तु डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन दिखाती है। तो कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से वस्तुओं पे जो इन्वेंट्री है, जो सामग्री है, वहाँ पे अपना कंट्रोल बनाती है। तो 3 प्रकार के यहाँ जो मैंने 3 लेवल के एक्टर जो यहाँ पे बताए, ये इन्वॉल्व करते हैं किसी भी रिसर्च के मैनेजमेंट में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको हिंदी में बोलते हैं सामग्री की खरीद और सूची नियंत्रण। कहना करता है कि किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको डिफरेंट प्रकार के मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जिस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ में हेल्थ से रिलेटेड उसको मटेरियल की जरूरत होती है। एजुकेशन है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो चीज़ें लगती है वो जरूरत होती है। और अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में जिस प्रकार की चीज़ें, वेपन्स हो या किसी और प्रकार का हथियार हो जो सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, वो उन चीज़ों के लिए परचेज करती है, प्रोक्योरमेंट करती है। तो हर चीज़ को खरीदने के लिए कहाँ से खरीदा जाएगा और किस प्रकार से उसके वहाँ से वो लाया जाएगा, उसके लिए एक प्लानिंग होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि उस पूरे प्रोसेस को, चाहे परचेज से लेकर लाने तक या ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। और उसके बाद नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जब वो सामग्री, जब वो वस्तु आपके पास पहुंच जाती है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे किसी प्रकार का फ्यूल है, लिब्रिकेंट है, या कोई स्पेयर पार्ट है, या मेंटेनेंस कंज्यूमर के लिए कोई चीज लाने के लिए, या सेमी प्रोसेस मटेरियल है, या फिनिश या तैयार कोई ऐसी चीज है जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखी है, अब वो कंज्यूमर को देनी है। तो ये इस पूरे मैनेजमेंट को, इस पूरे ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है जब आप उस चीज को प्रयोग में लाते हैं। एक तो आपने अपने पास रखा स्टॉक में उस सारा सामान का, दूसरा जब आप उसको प्रयोग करते हैं सर्विस को देने के लिए, इन जो सारी चीजें मैंने यहाँ बताई, जो भी यहाँ पे मटेरियल बताया, जिस प्रकार के मटेरियल है, तो इस पूरे कंट्रोल को बोलते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो आपके पास सामग्री है उस सूची का नियंत्रण आप कैसे कर सके ताकि आपको सही समय पर उस सूची का प्रयोग कर सको। तो मैंने यहाँ पे एम्स लिखे हैं या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या क्या एम हो सकते हैं या क्यों करना ये जरूरी है। पहला, कि जो भी आपके पास मटेरियल हो उसको सही प्रकार से अपने मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, ताकि उसकी क्वालिटी जैसे लाई वैसी बनी रहे। जिस प्रकार की आपने सर्विस प्रोवाइड करनी उस प्रकार की क्वालिटी उसकी बनी रहे, नहीं तो सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं होगी। दूसरा है कि सही क्वांटिटी से आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि आपने अगर 10 की जरूरत है 10 आइटम की, तो 10 आइटम आपके पास उपलब्ध होने चाहिए जब आपको वो सर्विस देनी है। तो राइट टाइम की बात तब करें जब कंज्यूमर आता है, जब जरूरत है। ऐसा नहीं कि अभी जरूरत है तो अभी आपके पास सामान ही नहीं है, तब तक कंज्यूमर कहीं चला गया, तो इस प्रकार की इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हुआ। नेक्स्ट है जिस स्थान पे, जिस जगह पे अब आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे गोदाम है, तो जिस जगह जगह पे आप सेल कर रहे हो तो उस जगह पे वो चीज आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एम में मानूंगा कि राइट कॉस्ट। तो राइट कॉस्ट मतलब आपकी जब मैनेजमेंट सही होगी, जब आपने सही प्राइस पे उसको खरीदा होगा, जब आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम सही होता तो वो सही प्राइस पे कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट कॉस्ट में, मतलब जब खरीदने की बात करो, अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम सही है, मैनेजमेंट सही है, तो आपको राइट कॉस्ट पे ही उसको परचेज करोगे। लेकिन आपको अगर सिस्टम ही सही नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी चीजों की 100 चीजों की एक साथ, जब आपने मैनेजमेंट सही नहीं की तो अब आप उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब रीजनेबल कॉस्ट का मतलब है जो सर्विस या कंज्यूमर को आपने सही कॉस्ट पे देना है किसी सामान को। सही कॉस्ट पे कैसे दोगे? जब आपने सही कॉस्ट पे खरीदा होगा। अगर आपने खरीदा ही महंगा है
आपकी मैनेजमेंट सही नहीं थी तो आपको महंगा मिला, तो जब आपको महंगा मिला तो आपको कंज्यूमर को भी महंगा ही देना पड़ेगा, क्योंकि घाटे में तो कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है टू मेक बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड का बैलेंस क्यों जरूरी है? ये इसलिए कि जब आपको पता होगा कि मुझे एक महीने में, एक हफ्ते में कितना सामान लगने वाला है, उसी प्रकार से आप सप्लाई करोगे सामान का अपने पास रखने के लिए, और सही प्रकार की सर्विस या सही प्राइस पे अपने कंज्यूमर को आप वो सर्विस दे पाओगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि आपको जो आपकी सप्लाई है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी आप सब सही से सर्विस दे पाओगे। तो अब लो कॉस्ट सर्विस कैसे दे पाओगे? जैसे मैंने पहले बात बताई कि सप्लाई और डिमांड का मैच हो। जब आपको पता है रोजाना जितनी आनी उतनी बिक जानी है, एक दिन भी अगर आपके सामान कम पड़ गया, जब सामान कम पड़ गया तब आपको अगर ज्यादा सामान ऑर्डर दोगे बनाने वाले से तो वो प्राइस बढ़ा लेगा। उसके बाद सर्विस टू ऑल का मतलब है कि जब आपके पास सामान जो आइटम्स है पर्याप्त मात्रा में है तो आप सबको दोगे। अगर आपके पास सामान कम है तो आपको सिलेक्टेड कंज्यूमर को ही सर्विस दे पाओगे। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। कुछ पुरानी थी और धीरे धीरे उनको इम्प्रोवाइज किया गया है। तो 3 इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं उन पे हम बात करने जा रहे हैं। पहला का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको EOQ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC भी बोलते हैं शॉर्ट में। और लास्ट है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BED टेक्निक्स। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं। इसको साधारण भाषा में बोले कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग मतलब जब आपने गोदाम में आप किसी चीज को रखते हो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, और जब एक ऑर्डर करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा इसका ब्रीफ करेंगे। ये टेक्निक है सबसे ओल्डेस्ट और क्लासिकल प्रोडक्शन टेक्निक है, काफी समय से प्रयोग में लाई जा रही है। और इसको पहली बार जो डेवलप किया गया है वो किया गया था फोर्ड डब्ल्यू हैरिस के द्वारा 1913 में। उसके बाद RH विल्सन ने इसको एक सही तरीके से एक्सटेंसिवली बोल सकते हैं इसको अप्लाई किया कि किस प्रकार से इसको प्रोडक्शन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज किया जाए। लेकिन उसके बाद के एंडलर ने बहुत डेप्थ में इसका एनालिसिस किया इस मेथड्स का, और इस मेथड को अच्छे से किस प्रकार से प्रयोग किया जाए इस पे काम किया। अब हम बात करते हैं EOQ एक्चुअल में टेक्निक है क्या। तो आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दुकान में एक साल के अंदर या एक हफ्ते के अंदर देखा होगा कि आप जब किसी दुकानदार को पूछो कि कितनी चीजें वो बिकाता है, कितनी वो बेच पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2-3 चीजें इन्वॉल्व होती है। पहली होती है कि आपको कितना सामान एक हफ्ते में बेचना है, और कितना सामान एक हफ्ते के बाद आप ऑर्डर करोगे, और जब उसको ऑर्डर करोगे तो उसकी पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और जब उस सामान को लेके आओगे तो अपने स्टोर में या कहीं पे भी रखोगे, किसी की दुकान में गोदाम में रखोगे तो उसको होल्ड करने के कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो 3 बातों पे ध्यान देती है। पहला कि आपने हमेशा तभी सामान को मंगाना है, आपने इस प्रकार से कंट्रोल करना है कि तभी सामान को मंगाना जब आपका सामान जीरो हो जाए। जब आपको पता है कि आपको एक हफ्ते में 10 या एक महीने में 100 आइटम्स लगती है, तो आपको 29 तारीख को ऑर्डर कर देना है। तो उस ऑर्डर में आपने 100 आइटम्स को देना है, जो आपको पता है कि 100 आइटम्स एक महीने में खर्च होती है। तो उस आइटम को जब आप अगले महीने ऑर्डर देते हो, उस ऑर्डरिंग का कॉस्ट कितना रहता है पर यूनिट, पर कॉस्ट का जो लाने ले जाने का खर्च कितना रहता है, और उसके बाद एक महीने तक आप उसको कहीं होल्ड करके रखते हो किसी दुकान में या किसी गोदाम में, उसका कॉस्ट कितना पड़ता है। तो आपने कहने का अर्थ है इस प्रकार से ऑर्डर करना है कि आपका एक महीने के अंदर जितना सामान आपको लगेगा, जितना बिकता है उतना ऑर्डर करना है, और एक ही बार ऑर्डर करना ताकि आपको बार-बार, और नहीं तो अगर एक महीने में आपको 100 आइटम लगनी है तो एक ही बार ही मंगाओ, क्योंकि आपको जो ट्रक है, जो भी चीज़ आपको व्हीकल आपने हायर करना है उसकी वन टाइम कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर वही सामान अगर आप 4 बाजी अलग-अलग क्वांटिटी के साथ उसको मंगाते हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है आपका जो वन टाइम ऑर्डर या 1 यूनिट के हिसाब से माना जाएगा, जिसमें आप ये देखते हो कि इतनी आइटम मुझे एक महीने में लगती है और इसका पर यूनिट का कॉस्ट ऐसा पड़ेगा, और पर ट्रांसपोर्टेशन या लाने ले जाने का कॉस्ट इतना पड़ता है। जब इस एंगल से आप चीजों को मैनेज करते हो, उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इस स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, पूरी तरीके से इसको आपने पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। तो EOQ का जो फॉर्मूला इस प्रकार से है, ये है 2 इंटू एस इंटू ओ और डिवाइडेड बाय सी। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा नीचे। पहले एस का मतलब होता है
कि टोटल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, मतलब आपको एक स्पेसिफिक पीरियड, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक साल के अंदर कितनी चीजों की जरूरत होती है, कितनी आइटम की जरूरत है, आपने ये देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पर ऑर्डर कॉस्ट, कि पहला जो पर ऑर्डर होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। एक ऑर्डर करोगे उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है करना है डिवाइडेड बाय करना है कि आपको जो एक बार जब उस सामान को लेके आओगे तो उसको सामान को लाने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आपने 2 इंटू उसके बाद पर ऑर्डर आप टोटल आइटम आपकी आ गई 50, और 50 के बाद पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना पड़ता है, जैसे कि आपने पूरा ऑर्डर किया तो उसका कॉस्ट पड़ गया आपको, सपोज करते हैं 500, ठीक है। और 500 करने के बाद आपने डिवाइड करना है कि ये सारी चीजों को ले जाने का कॉस्ट आपको कितना पड़ता है। तो सपोज इसको डिवाइड करते हैं आप 100 से, इस प्रकार से आपका इस फॉर्मूले के अंदर आपका जो डाटा वो निकल जाएगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एबीसी। तो एबीसी का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार की चीजें, वस्तुएं होती है। जब कोई अगर बात करो किसी दुकान की, तो दुकान में सभी जो चीजें होती है ना, जितनी भी चीजें वो सेम वैल्यू की नहीं होती है, वो वैल्यू अलग अलग होती है, उनकी प्राइस अलग अलग होता है, उनकी डिमांड अलग अलग प्रकार के हो सकती है। कहने का अर्थ है एबीसी का अर्थ है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से या उनकी वैल्यू के हिसाब से, तो इस टेक्निक के हिसाब से 3 कैटेगरी बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दुकान में, चीजों की वैल्यू के हिसाब से या उनके प्राइस के हिसाब से। तो इसने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैटेगराइजेशन की है एबीसी के आधार में, ए कैटेगरी में वो वाली आइटम्स आई है जो आप वेरी टाइट कंट्रोल और एक्यूरेट रिकॉर्ड के साथ मंगाओगे। कहने का अर्थ है, देखो वेरी टाइट मतलब ये वो चीजें होती है जो बहुत महंगी होती है। अब जो चीज बहुत महंगी है, जिस पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप उस सामान को एक तो थोड़ा मंगाओगे और ध्यान पूर्वक मंगाओगे, और एक्यूरेट जितना आपकी एक महीने में लगती है, जितना एक हफ्ते में लगती है, उस हिसाब से मंगाओगे। तो इस कैटेगरी में, ए कैटेगरी में वो सारी चीजें आती है। अब बी कैटेगरी में बोलते वो सारी आइटम्स है जो लेस कंट्रोल होती है और उनका रिकॉर्ड उतना ज्यादा मेंटेन करोगे भी तो ज्यादा कोई पंगा नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि ये वो चीजें हैं जो थोड़े उनकी वैल्यू कम होगी, उनका प्राइस भी कम होगा, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी और इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, तो उतना ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। सी आइटम्स में वो सारी चीजें आएगी जो कि मतलब कम प्राइस, उनका कम प्राइस होगा और उन पे ज्यादा कंट्रोल या मिनिमम रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। तो कहने का अर्थ है सिर्फ साधारण भाषा में कि जो चीज महंगी है, तो चीज महंगी है उसका कंट्रोल या रिकॉर्ड अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि महंगी है। अगर ज्यादा मंगाई ली, बिकी नहीं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बी में थोड़ी सी कम है और सी में उससे भी कम है। तो इस प्रकार से आप एक दुकान के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को उनकी डिवीजन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं एबीसी के आधार पर, तो उसको बोलते हैं ऑलवेज, बेटर और कंट्रोल। अब इस एबीसी आइटम से, जैसा मैंने बताया कि कौन कौन से आइटम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा आप स्लाइड यहाँ से पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया इस टेक्निक में कि ए कैटेगरी में वो आइटम्स आती है जिन जो नंबर, अगर 100 चीजें मंगा रहे हो तो 100 में से 20% होगी। क्यों 20% होगी? क्योंकि कम मंगानी है, सबसे ज्यादा महंगी होगी। लेकिन कम मंगाते हो लेकिन महंगी है, लेकिन ये जितना आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, 100 का 60% भाग ये 20% चीजें आपकी एक कैटेगरी में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा महंगी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा लोग उसके डिमांड में होती है, तो वो महंगी भी होती है। उसके बाद बी कैटेगरी में भी 20% आइटम्स होती है। वो आइटम्स जो आप टोटल में से मंगाते हो उसका 20% भाग होती है, लेकिन इसकी प्राइस पहुंच जाती है 20%, मतलब ज्यादा महंगी। तो 60 और 20 काफी डिफरेंट करता है। उसके बाद सी कैटेगरी में वो आइटम्स आती है जिसको आप 60% मंगाते हो, थोक में मंगा लेते हो, आपको पता है कि ज्यादा महंगी नहीं, बिकी नहीं, महंगी तो कोई टेंशन नहीं है, और ये टोटल जो अमाउंट आप खर्च करते हो उसका 20% बनता है। तो कहने का अर्थ इस पूरा टोटल अमाउंट का आपने देखा यहाँ 100%, तो 60% पैसा वो सारी चीजें होती है जो ए कैटेगरी में आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरे टेक्निक को बोलते हैं एबीसी टेक्निक। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की ओर मूव कर रहे हैं। इसका नाम है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। तो जिस प्रकार से मैंने आपको, हमने अब तक दूसरी टेक्निक्स पढ़ी है, उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और टेक्निक अप्लाई होती है जिसमें ये देखा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जरूरी कौन सी है, और उसके बाद उससे कम कौन सी है, और
उससे कम कौन सी है। तो ये तीन वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल प्रकार की एक टेक्निक जो प्रयोग होती है किसी सामान को उसका कैटेगराइजेशन करने के लिए, उसका विभाजन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि वाइटल कैटेगरी वाले आइटम्स कौन कौन सी होती है। वाइटल कैटेगरी में वो आइटम्स होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, उस उन चीजों के बिना वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर ही नहीं सकती है। अगर वो चीजें कंटिन्यूसली के साथ नहीं मिली, एक सही रफ्तार के हिसाब से नहीं मिली, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आटा बनाती है, ठीक है। तो आटा बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, गेहूं चाहिए या बोल सकते गेहूं के दाने चाहिए। तो जब तक आपके पास गेहूं नहीं है आटा बनाने के लिए, तब तो मतलब गेहूं ही खत्म हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद होगी, क्योंकि जो चीज आप बना रहे हो वही चीज आपके पास नहीं है। तो इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो बिल्कुल जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, तो इसको बोलते हैं वाइटल कैटेगरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल कैटेगरी। अब गेहूं बनाने के लिए आप मैटर करते हैं गेहूं आप कैसे बना रहे हो, उसके लिए कौन सी मशीन यूज कर रहे हो। सपोज करते हैं आपने जो मशीन यूज की है उस मशीन को बिजली के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो या तो बिजली के द्वारा चलाया जाता है या तो फिर जनरेटर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आपके पास ये देखो वाइटल तो है, वाइटल से दूसरे नंबर पे एसेंशियल है। तो देखो आपके पास बिजली आप प्रयोग में लाते हो, लेकिन आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास मशीन चलाने के लिए बिजली नहीं है। उसके बाद आप उसके अल्टरनेटिव जो है वो जनरेटर प्रयोग कर सकते हो। तो कहने करते हैं ये वो उस प्रकार की चीजें होती है जिनकी शॉर्टेज हो तो थोड़ा सा प्रोडक्शन रुक सकता है। जैसे कि बिजली नहीं हुई, थोड़ी देर प्रोडक्शन रुका, लेकिन आपने उसके बाद जनरेटर का अरेंजमेंट कर दिया तो आपका काम फिर शुरू हो गया। लेकिन ये भी बहुत जरूरी, देखो अगर आपके पास बिजली भी नहीं है जनरेटर भी नहीं है तो फिर काम फिर भी रुक गया। अब ये डिजायरेबल मतलब ये इन दोनों में से सबसे कम इंपॉर्टेंस है। कहने का अर्थ है कि आपने आटा बनाना है, आटा बनाने के लिए अब आटा बना के आप उसको कहीं पैक करोगे, ठीक है। तो पैक करने के लिए आप पॉलीथीन का पैकेट ले सकते हो या कपड़े का बोरी या पैकेट ले सकते हो। तो कहने का अर्थ अगर वो दोनों चीजें भी नहीं है तो आप उसको कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि इन डिजायरेबल में मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पॉलीथीन भी नहीं है, आपके पास कपड़े का पैकेट भी नहीं है, तो उसको स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है आपका काम तब रुक सकता है, क्योंकि उसको आपने स्टोर कहाँ करोगे। तो इस पूरे 3 प्रकार की जो कैटेगराइजेशन की है जिसमें मैं आपने देख लिया होगा कि वाइटल कितना जरूरी, वाइटल में कौन कौन सी चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसेंशियल जो कुछ देर तक अगर उनका अभाव हो या नहीं हो तो तब भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक हो तो काम बिल्कुल बंद हो सकता है। तो डिजायरेबल में अगर वो चीजें हो नहीं हो कुछ टाइम तक तो पूरी तरह से काम बंद नहीं हो सकता, काम चल सकता है, लेकिन ये सबसे तीसरे लेवल की है, सबसे कम जरूरी चीज होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पैकेजिंग। तो ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा हम इसको स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे, स्लाइड में मैंने मटेरियल दिया है तो आप मटेरियल को आपने पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। पैकेजिंग आपने साधारण भाषा में आपने देखा है, सुना होगा। कोई भी सामान जब मैन्युफैक्चर होता है किसी कंपनी में तो उसको किसी न किसी चीज़ में पैक किया जाता है, ठीक है। पैक इसलिए किया जाता है कि वो सामान सही से पहचाना जा सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसकी प्राइस उस पे दिखे, ठीक है। और आपने विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग के अलग-अलग स्पेसिफिक पैकेजिंग के सिस्टम देखे होंगे या उनका स्टाइल डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि बिस्किट का जो उसका अलग होता है, ब्रेड का अलग होता है, मिल्क रखने का या लिक्विड चीज़ होती है, उनकी पैकेजिंग सिस्टम अलग होती है। तो पैकेजिंग इन शॉर्ट में बोलेंगे जब किसी चीज़ को तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद उसको किसी चीज़ में उसको पैक किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो उसको बोलते हैं पैकेजिंग। या उसको जब रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो तो उस चीज़ को बोलते हैं पैकेजिंग। अब ऑब्जेक्टिव से आप आसानी से समझेंगे कि पैकेजिंग क्यों जरूरी है या पैकेजिंग क्यों करनी चाहिए। पहला, प्रोटेक्शन। तो अगर किसी चीज को आपने अच्छे से बनाया, अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया, तो क्वालिटी से बनाने के बाद प्रोडक्शन से लेकर आपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है, सप्लायर उसको आगे ले जाएगा। तो जब तक अच्छे से प्रोटेक्ट पैकेज नहीं होगा तो प्रोटेक्ट नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। जब वो सुरक्षित ही नहीं रहा, खराब हो गया, तो कंज्यूमर नहीं लेगा। दूसरा पॉइंट, जब आप किसी चीज को एडवर्टाइज करने चाहते हो, तो एक बारी जब इंसान किसी चीज को देखता है कि बिस्किट का पैकेट है, तो आसानी से उसको पहचान सकता है और वो आगे लोगों तक उस चीज को इंफॉर्मेशन को पहुंच सकती है। उसको पहचान में आप बोल सकते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन जो है साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि आपने उस पर कुछ ना कुछ लोगो लगाया होगा। नेक्स्ट, जब एडवर्टाइजमेंट एक बार आपने दिखाया है टीवी पे, किसी पे, रेडियो पे, तो बोल सकते हैं कि जो कस्टमर है वो आपकी चीज को, आपकी वस्तु को आराम से रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको पहचान सकता है। नेक्स्ट है लेस इनपुट कॉस्ट का क्या अर्थ है कि आपने
पैकेजिंग में अपने ऑब्जेक्टिव पैकेजिंग क्यों जरूरत है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीज आप पैक कर रहे हो वो उस चीज की वैल्यू कितनी है। चीज की वैल्यू अगर 2 रुपए है, उसमें पैकेज आपने 10 रुपए का किया है, तो वो आपने ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है कि ठीक है 2 रुपए का है तो उसकी, देखो अगर टॉफी का है तो टॉफी का पैकेजिंग अलग होगी, बिस्किट का पैकेजिंग अलग होगी, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ दैट आइटम आप क्या करोगे, उस पैकेजिंग को भी उसी प्रकार से करोगे। नेक्स्ट है कन्वीनियंट, मतलब आसान होता है पैक करने में, किसी चीज को खोलने में, पहचानने में, तो दोनों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए भी आसान रहता है और कंज्यूमर के लिए भी आसान रहता है। नेक्स्ट है बेटर कंज्यूमर सर्विस। बेटर कंज्यूमर सर्विस तभी होगी जब आप किसी चीज को अच्छे से पैक करोगे। तो पैक करने के बाद पहली बात तो कंज्यूमर आसानी से उसको पहचान सकता है, उसकी डेट देख सकता है, उसका प्राइस देख सकता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सकती है। तो ये पैकेजिंग के बहुत सारे यहाँ इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं इस यूनिट का, जिसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। देखो मटेरियल हैंडलिंग अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो उसमें जो वस्तु है, जो सामग्री, चाहे प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ जहाँ पे कोई कंपनी है वहाँ के लिए रॉ मटेरियल में पहले सामान आता है। अगर वो प्रोडक्शन वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जैसे कि आटा बनाने वाली है, कंप्यूटर बनाने वाली है, पहले वहाँ रॉ मटेरियल आएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग मतलब किसी बिल्डिंग में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जो पूरा कैंपस के अंदर जब वो किसी मटेरियल की क्या होती है, मूवमेंट होती है एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर, कि पहले उस मटेरियल के अंदर भी आपने जहाँ पे मशीन लगी होगी, जहाँ पे वो चीज़ बनेगी, जहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, उसके बाद बनने के बाद फिर दूसरी जगह गोदाम में रखा जाएगा। तो वहाँ पे जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, ले जाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि जब उसका वेस्ट जब निकल जाता है तो उस वेस्ट को कहाँ पे डालना है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो इस पूरे सिस्टम को, इस इन पूरी एक्टिविटीज को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सामान को लाना, ले जाने, जो तैयार होने के बाद फिर उसके बाद गोदाम में रखना, तो बहुत सारी सामान की हैंडलिंग होती है जिसको मटेरियल हैंडलिंग। अब ये सामान की हैंडलिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे नहीं होती है, ये जब आप किसी स्टोर की बात करें जहाँ पे तैयार होकर सामान आता है किसी दुकान पे, उसका गोदाम अलग होगा, तो उस गोदाम से उस मेन जो परचेज सेलिंग जगह है जहाँ पे उसको बेचना है, वहां पे कैसे लाना है, किसके द्वारा लाया जाएगा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा लाया जाएगा या मशीनों के द्वारा लाया जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एक्टिविटीज को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। देखो अभी तक मैं बोलता हूँ कि इंडिया की बात करें या छोटे छोटे शहरों में ऐसी चीजें या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की टेक्निक कम यूज होती है, लेकिन जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पे बहुत सारा सामान एक साथ लाया ले जाया जाता है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरा टेक्निक को अप्लाई किया जाता है कि कैसे मटेरियल को हैंडल किया जाए, जिससे क्या होगा, आपका समय की बचत हो। तो समय की बचत होगी, सही सर्विस आप दे पाओगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मटेरियल हैंडलिंग में अगर हम यूएसए की बात करें तो लगभग यहाँ पे 65,000 लोगों को जॉब है। कि मटेरियल हैंडलिंग देखो आज की एक न्यू साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें फुली ये ध्यान दिया जाता है कि आप मटेरियल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर किस प्रकार से लाओगे, ले जाओगे, तो इन टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है। तो मटेरियल हैंडलिंग की या इनकी मूवमेंट की बात करें, गुड्स या चीजों की जो मूवमेंट की बात करें, तो दो प्रकार से होती है। पहला है मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल मतलब जेकर मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर यहाँ पे बताई कि एक इंसान है जो सामान को ले जा रहा है हाथ से। जब कोई इंसान हाथ से, मनुष्य चीजों को लाता है, ले जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक हैंडलिंग, या ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं आप, या मशीन द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मशीन है, आज के टाइम में ज्यादा ये ऑटोमेटिक या मशीन मटेरियल हैंडलिंग होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल किस प्रकार से डाला जाएगा, तैयार कैसे होगा, पैक कैसे होगा, तो सारी चीजें मशीनों के द्वारा होती है। तो यहाँ पे आप इन दोनों पिक्चरों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैनुअल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल और ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। तो इंग्लिश वाली जो मैंने स्लाइड थी उसको हिंदी में यहाँ पे एज ए मटेरियल आपके लिए बनाया हुआ, तो हिंदी वाले लोग जो स्टूडेंट है उनको यहाँ से पढ़ना है साधारण रूप से। तो समझने के बाद आपने इसको अपने नोटबुक में लिखते जाना है। अब हम फिर से उद्देश्य की बात करें, जब हम उद्देश्य पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। अब मटेरियल हैंडलिंग क्यों करनी, मैंने बोला किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मटेरियल को कैसे हैंडलिंग करना है, क्योंकि यही आपका समय की बचत करेगा। तो समय की बचत मतलब पैसे की बचत। तो मटेरियल को हैंडल इसलिए करना है कि आपको पता चले, कि फोरकास्ट कर सकते हो, आप पूरा अनुमान लगा सकते हो कि सामान कितने टाइम के अंदर हमारे पास पहुंचेगा, लाने ले जाने में या कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो ये फोरकास्ट करना बहुत जरूरी होता है। फोरकास्टिंग से ही आपके जो
पता होगा कि मेरा हमने एक दिन के अंदर कितना काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन के लिए, मतलब कौन सा इंसान किस रिसोर्स को, कच्चा माल को ले जाएगा या तैयार माल को ले जाएगा, कौन ले जाएगा कौन ले जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हैंडल की जाती है रिसोर्स हैंडलिंग से। तो रिसोर्स एलोकेशन इसका दूसरा उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो मटेरियल किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, कच्चा माल कैसे लाया जाएगा, और बनने के बाद उस माल को कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, कौन पहुंचाएगा, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है फ्लो एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो फिर बात फ्लो एंड प्रोसेस मैनेजमेंट का बात वही हुई कि सामान आया, आपके पास पहुंचा, बना, उसके बाद प्रोसेस करके उसको आगे कैसे ले जाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लो एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपके वहां पे विभिन्न प्रकार का सामग्री होगी अलग अलग एक चीज को बनने के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आटा बनने की अगर कोई फैक्ट्री है, वहां सिर्फ गेहूं ही नहीं चाहिए, उसके साथ आपको विभिन्न प्रकार का मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री विभिन्न प्रकार की सामग्री चाहिए। जैसे कि आपके गेहूं के साथ आपको थैला किस प्रकार से बनाना, थैला कहाँ से आएगा, कौन सी मशीन से बनाएगा, मशीन के पार्ट्स क्या होंगे, तो उन सभी इन्वेंट्री का अपने मैनेजमेंट और कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो ये मटेरियल हैंडलिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कस्टमर डिलीवरी। तो मटेरियल अगर आप सही से हैंडल करते हो, सही प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन में माल को लाते हो, ले जाते हो, तो उससे आप सर्विस सही प्रकार से कस्टमर को दे पाओगे। तो जब कस्टमर को सही प्रकार की सर्विस दे पाओगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो सकती है। फिर उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट एंड सर्विस। तो कहने का था कि जब आप मटेरियल हैंडलिंग का कि क्यों डिपेंड करेगी, देखो आप किसी चीज को बेच दे, जो भी आपको फीडबैक मिलेगी वो फीडबैक डिपेंड करेगी जो आपने कैसे मटेरियल को बनाए हुए मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचाया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी है, बिल्कुल शॉर्ट्स में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको अभी तक ये बता चुका हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रकार की वो काम कर रहा है उसको विभिन्न प्रकार की सामग्री की जरूरत होती है, और वो सामग्री या तो रॉ मटेरियल के थ्रू में उसको कच्चे माल की तरह उसको जरूरत पड़ सकती है, और वो विभिन्न प्रकार के मायनिंग या बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जगहों से, प्लेसेस से वो आती है, बन के भी आ सकती है और बनने के बाद दूसरी जगह पे जा सकती है। तो सामान को, चाहे कच्चा माल है या तैयार माल को लाने और ले जाने के लिए हमें जिस एक्टिविटी को प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन। तो अब लाने ले जाने में मुख्य तौर पर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 प्रकार के मोड हम यूज करते हैं। पहला है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के टाइम में अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा बहुत सारा जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रेल के द्वारा होती है, ठीक है। तो पहला जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पहला मोड है वो है रेलवे। दूसरा रोड ट्रांसपोर्टेशन। देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन में अगर ट्रक्स या बड़े बड़े व्हीकल्स में सामान लिया जाता है, लेकिन ये बहुत क्या होता है, महंगा पड़ सकता है। तो रेलवे इससे आसान होता है, जिसमें सामान भी ज्यादा होता है। तो ये दूसरा मोड है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत सारा सामान जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है, जैसे कि खासकर आप पेट्रोलियम बोलो, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत जल्दी आपको चाहिए होती है उसको एयर ट्रांसपोर्टेशन या हवाई जहाज के थ्रू हम लाते हैं या ले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड्स मैंने यहाँ पे बताए। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। देखो वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, ठीक है। तो गोदाम में आप किस प्रकार से चीजों को स्टोर करोगे और उनकी सिक्योरिटी किस प्रकार से बना के रखोगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साधारण और शॉर्ट में मैं बोलूंगा कि वेयर हाउस मतलब जब आप किसी कच्चे माल को या आप बोल सकते हैं तैयार फिनिश गुड को अपने गोदाम में रखते हो और उसके बाद उसको ले जाते हो कहीं पे बेचने के लिए, तो उस एरिया को, उस प्लेस को, उस जगह को बोलते हैं साधारण रूप से वेयर हाउस, ठीक है, या गोदाम बोल सकते हो। अब इसकी सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? देखो किसी भी सामान को जब आप बनाते हो, ले जाते हो, वो इसलिए स्टोर करना पड़ता है, पहली बात तो कि 24 आवर्स कभी भी उसको अवेलेबल हो सके, कभी आप उसको सप्लाई कर सके, और ऐसे स्थान पे रखना है जहां पे उसकी सुरक्षा बनी रहे। तो सुरक्षा बनने के लिए आपने कई प्रकार के वेयर हाउस देखा होंगे, जैसे कोल्ड जो जल्दी खराब हो जाते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में रखा जाता है। अब सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। सिक्योरिटी का पहला मैं बात मानता हूँ कि सिक्योरिटी पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो खराब नहीं हो, जिस कंडीशन में, जिस क्वालिटी में वो आगे कस्टमर को देनी है वो क्वालिटी बनी रहे, और उस प्रकार से उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको स्टोर करके रखना है। पहली प्रकार की सिक्योरिटी तो ये मानी जाएगी। दूसरी सिक्योरिटी मैं मानता हूँ कि क्या कोई उस इंसान उस चीज को चोरी नहीं कर ले या उसको नुकसान न पहुंचाए। तो
किसी सामान को ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पे स्टोर करके रखना है जहाँ पे उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, जहाँ उसको कोई नुकसान नहीं करे, तो उसको बोलते हैं वेयर हाउस स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। अब अगर वेयर हाउस स्टोरेज की बात करें तो वेयर हाउस अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग मोड के हो सकते हैं। पहला तो प्राइवेट, तो किसी का पर्सनल हो सकता है, तो उसको प्राइवेट वेयर हाउस बोलेंगे। दूसरा पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक सामान रखा जाता है, या और पब्लिक वेयर हाउस को ऐसा भी हो सकता है कि सरकार प्राइवेट जो है कोई मैन्युफैक्चरर है या प्रोडक्शन वाला है, किसी सामान को बनाने वाला, उसको आप किराए पे दे सकते हो। दूसरा या तीसरा लेवल का जो वेयर हाउस होता है उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस जब 2 से अधिक लोग मिलके किसी गोदाम को बनाते हैं या सामान रखने की जगह को हम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। तो ये 3 प्रकार के वेयर हाउस के टाइप पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर यहाँ पर लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। देखो, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LMIS, इसका मतलब साधारण रूप से ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हो, तो बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपने देखा इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। पहले आपकी जब ओपीडी में जाते हो, वहाँ पर्ची बनाते हो, पर्ची बनाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपको कोई टेस्ट देता है, टेस्ट देने के बाद आपके पास रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद वो किसी प्रकार की दवाई रिकमेंड करता है। इसी प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एडमिशन से लेकर, एग्जाम से लेकर, और डिफेंस की बात करें तो हर जगह अलग-अलग लेवल की विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को एक सही तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है और सही प्रकार से उसका मूवमेंट होनी चाहिए। कहने का था कि आपके पास आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो सही तरीके से चले और उसका रिकॉर्ड कैसे रहे, तो उस पूरे मैनेजमेंट को, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहने का था कि आपके पास जो मटेरियल है, जो आपके पास डाटा है, उस डाटे को अगर सही प्रकार से रिकॉर्ड करते हो, सही प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अगर आपके पास रजिस्ट्री होगी ओपीडी में कितने लोग हैं, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लेवल डॉक्टर के पास चला गया, या उसके बाद किसी और उस ऑर्गेनाइजेशन किसी और इंसान के पास गया जो उसको रिकॉर्ड करके आगे बताएगी कि हमने इतनी एंट्रीज हुई। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन के प्रबंधन को, पूरे सिस्टम को या मैनेजमेंट को बोलते हैं लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जो सूचना का प्रबंधन करना क्यों जरूरी है, तो वो इसलिए जरूरी है जब हम इस मैप को यहाँ पे समझेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका गोल समझेंगे कि हमने लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को करना क्यों है, क्यों इसके जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें मैंने 7 आर्स लिखे हैं। 7 आर मतलब 7 प्रकार के स्टेप्स हैं जिनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन करने के लिए। पहला है कि किसी भी प्रकार के जो लॉजिस्टिक है, जो भी आपके पास डाटा है, सामग्री है, उसके इंफॉर्मेशन के लिए क्यों करना जरूरी है। पहला है कि हमें उस प्रोडक्ट, जो राइट प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देखो, आपके पास अगर डाटा है, किसी जो चीज आप यूज कर रहे हो, तो उसका डाटा आपके पास होना चाहिए कि वो डाटा आपके, वो चीज आपके पास, वो सामग्री कितनी है, किस क्वालिटी में है, ठीक है। तो राइट प्रोडक्ट मतलब जो चीज चाहिए आपको, वही प्रोडक्ट होना चाहिए, तो तभी आप दे सकोगे जब उसकी भी जानकारी आपके पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वो जो राइट प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में, ताकि आप आगे कस्टमर को देख सको। नेक्स्ट है उसके बाद राइट कंडीशन। राइट कंडीशन मतलब उसकी क्वालिटी, ठीक है, कि जो क्वांटिटी तो है लेकिन वो किस क्वालिटी के हिसाब से देने लायक है कि नहीं है। नेक्स्ट है राइट प्लेस। अब आप बात करते हो कि आपके पास सामान तो है, लेकिन वो कहाँ पे है। कहीं अगर आप सामान अभी यहाँ पे है तो आप 100 किलोमीटर कहीं दूर है, तो लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको तभी पता चलेगा चीजों के बारे में कि सामान तो है, किस जगह पे है। उसके बाद राइट टाइम, तो राइट प्लेस पे है। तो राइट प्लेस का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर ही है, अगर कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही सामान तो है, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, तो जब जरूरत है उस राइट टाइम में आप उसको ले नहीं सको या उसको दे नहीं सको, तो आप बोल सकते हैं कि वो आपके पास इंफॉर्मेशन को आपने सही से हैंडल नहीं किया। नेक्स्ट है, अब आपके पास क्वालिटी वाली चीज तो है, प्रोडक्ट भी है, सही मात्रा पे भी है, लेकिन आपने देना किसको, राइट कस्टमर को देना जिसको उसकी जरूरत है। अब नेक्स्ट है कि कस्टमर को राइट प्राइस पे देना। तो राइट प्राइस पे आप तभी दोगे जब आपके पास राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी के अंदर होगी, या राइट कंडीशन के अंदर और राइट प्लेस में होगी, तभी कंज्यूमर को आप सही प्रकार के प्राइस पे उस चीज को दोगे। तो लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जो विभिन्न प्रकार के लॉजिस्टिक है, सामग्री है, उनका इंफॉर्मेशन आपके पास होना, उनका कंट्रोल होना, ताकि आपको सही प्रकार की सर्विस जो है अपने कस्टमर को दे सके। तो मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं, मेथड्स ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपने यहाँ पे लिखना है। पहला है
सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपने कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है? पहले देखनी है कि आपके पास सेल कितना आपने सेल किया, कितना आपने बेचा है। फिर उसके बाद आपने परचेजिंग कितना किया। तो देखो परचेजिंग भी ज़रूरी होती है। जब आप किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए पहले कोई रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का सिर्फ जादू की छड़ी चलाओगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। नहीं, जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फिर उसके बाद इन्वेंटरी कंट्रोल, मतलब आपके पास कच्चा माल है या बनाया हुआ या तैयार माल है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, लाओ ले जाओगे कैसे, तो उसको ध्यान देना जरूरी है। उसके इन्फॉर्मेशन को सही प्रकार से आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद शॉप फ्लोर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास जो शॉप है, फ्लोर कह सकते हैं कि कौन से जगह पे है, कौन से फ्लोर पे है, किस कैसी स्थिति पे है, किस स्थान पे है, तो उस शॉप फ्लोर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कहने का था कि जो आपका प्लांट प्लांट या जो आपको बोल सकते हैं कि कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, तो उस जगह पे किस प्रकार की मेंटेनेंस, किस प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत है उस प्लांट को चलने के लिए, किस प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहने का अर्थ है कि जो चीज़ आप जो सेवा दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट किस प्रकार से, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास किस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकती है, चाहे क्वालिटी से, चाहे सेल से लेकर परचेज से लेके। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को अगर सही प्रकार से मैनेज करके रखना, सही क्वालिटी के साथ होना, ताकि कस्टमर को सर्विस आप दे सको, प्रोडक्ट जो है बनाना चाहते हो उस प्रोडक्ट को सही प्रकार से अपने पास रख पाओ और सही मात्रा पे लोगों को दे पाओ। इस पूरे जानकारी के सिस्टम को बोलते हैं लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हिंदी में मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आपने इंग्लिश वालों ने बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मीनिंग काफ़ी चेंज हो जाती है। चाहे आप इंग्लिश का हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन पूर्ण इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। तो जो पिछला स्लाइड था उसका हिंदी वाला ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पे मैंने दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये यूनिट थोड़ा लंबा था, थोड़ा टेक्निकल था, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, और साथ में सब्सक्राइब करना हमारे टीचर चैनल को, और प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मिलते हैं इसके लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट में। तब तक के लिए बाय।